आज आप सभी को नमस्कार। मैं नारायण हर्बल स्पाइसरी का डायरेक्टर हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मेसी के तहत नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी में डिस्टिलेशन प्रोसेस। आज 10 मार्च है। 5 राज्यों में चुनाव हुए, योगी जी वापस आ गए। वो सब अपनी जगह है, सारी खुशियां आप अपने तरफ रखिए, बट अभी डिस्टिलेशन प्रोसेस को थोड़ा सा समझाना जरूरी इसलिए भी है कि बहुत सारे चिकित्सक गण क्रूड और स्पैजरिक को नहीं समझते हैं। क्रूड अलग चीज होता है, स्पैजरिक अलग चीज होता है। स्पैजरिक दैट मीन्स अर्क और क्रूड मतलब कच्चा। और कच्चा अर्क लेकर के क्या आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं? क्या पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट निकल रहा है ये यहां डाला जा रहा है ग्राउंड हर्ब्स। ग्राउंड हर्ब्स में क्या क्या होते हैं हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक सभी जानते होंगे और शायद इस चित्र से आप सभी वाकिफ होंगे। ये चित्र आपने कई डॉक्टरों के क्लिनिक में, फार्मेसी वालों के यहाँ पे आपने देखा होगा। इस चार्ट को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप चार्ट को नहीं समझेंगे तो कई जगह ठगा महसूस करेंगे। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि प्लेजेंट मटेरियल क्या है। तो सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडीज में अगर हम बात करते हैं तो संपूर्ण पौधा, होल प्लांट्स, छाते, बार्क्स, जड़, रूट, तना, डालियां जो होती हैं जिसे हम स्टेम्स कहते हैं, पत्तियां जो लीव्स कहलाती हैं, फूल, फ्लावर्स, फल, फ्रूट्स, बीज, सीड्स, गुठली, नट्स, छत्ते, फुनगी, गोंद, गम्स और रस, जूस। इन पदार्थों का उपयोग किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ डाइल्यूशंस, डिस्टिलेशंस करने के लिए। जो डिस्टिलेशन प्रोसेस हम करते हैं इसके अंदर आता है D1, इसके अंदर आता है D2 और इसी के अंदर आता है D3। ये D3 आप इस क्रूड स्पैजरिक से नहीं बना सकते हैं। अगर कोई कहता है आपको कि इस क्रूड स्पैजरिक से D1, D2 और D3 बन रहा है तो वो आपको झांसा दे रहा है। खुला बात है कि अगर क्रूड है तो कच्चा है और स्पैजरिक है तो रस है। कच्चा रस को हम लेकर के किसी को ट्रीट कर रहे हैं तो वो घातक हो सकता है। अगर हम D1 से लेकर के D10 तक के डाइल्यूशंस में हम काम अगर करते हैं तो ठीक है। तो पहले आप इस चीज को मैं समझाना जरूरी समझूंगा। अगर हम बात कर रहे हैं फ्लैंजेंट मटेरियल्स जिनका मैंने अभी जिक्र किया, छाल, जड़, पत्तियां, तो ये हरे पौधे से प्राप्त किया गया हो, बरसों बरस सूखा हुआ हो, पड़ा हुआ मिल गया, उसको हमने बना लिया तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ग्राउंड हर्ब्स का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा अगर इसमें आप देख रहे हैं तो। और ये अधूरा प्रोसेस है, इसमें एवोल्यूशन नहीं किया जा सकता, इसे एवोल्यूशन नहीं किया जा सकता, जबकि विदाउट एवोल्यूशन के मेडिसिन मान्यता नहीं मिलती। पहला होता है ड्रिंकिंग रुंग, ये होता है D1। जब हम रस निकालते हैं किसी पौधे का, जड़ का, किसी को जब हम कोल्ड प्रोसेस करते हैं इसके द्वारा सल्फर प्राप्त होता है और ये सल्फर लाइट ऑयल में मिलेगा। लाइट ऑयल DW बेस होगा ये, ठीक है। जब निकल के आता है तो कचरा होता है,
उस कचड़े को सेगमेंट्स होता है वेस्फ्रेट ऑफ प्रेसाफ्ट, इसके द्वारा छाना जाता है। ये छनता है, छनने के बाद धीरे धीरे ये प्रोसेस में रहता है, ऑटोमेटिक धीरे धीरे छनते रहता है। और छनने के बाद आता है एक पोटेंसाइज रूप में, और यहीं पे हमने प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज किया है। यहां पे कॉन्सेंट्रेटिक फॉर्म में होता है मेडिसिन। अगर कॉन्सेंट्रेटिक फॉर्म में मेडिसिन है और उसको हम रीयूनाइट करते हैं, किसके साथ रीयूनाइट करेंगे, किसके साथ मिलाएंगे, ये एक प्रोसेस है। एक मटेरियल यहां निकाला गया जिसको हम इस तरीके से निकाल करके एक मटेरियल हमने अलग निकाला। ये प्रोसेस है मर्क्यूरी एवोल्यूशन का, और ये प्रोसेस है सल्फर एवोल्यूशन का। मतलब अलग अलग किया जा रहा है, इसमें अलग नहीं होता है। और यही कारण है कि आप इसमें खट्टा का परहेज करते हैं और स्ट्रोक बाय स्ट्रोक जाते हैं, सीरियल डाइल्यूशंस जाना पड़ता है इसमें। जबकि इस प्रोसेस में आपको सीरियल डाइल्यूशंस भी कर सकते हैं और जंपिंग डाइल्यूशंस भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसका प्रोसेस मैं सिखाऊंगा। ये जब प्रोसेस किया जाता है तो ये 1:9 के अकॉर्डिंग इसको डाइल्यूट किया जाता है। हीटिंग प्रोसेस होता है, ये कोल्ड प्रोसेस है, और ये हॉट प्रोसेस है। दोनों को रीयूनाइट करते हैं, दोनों को, इसको भी और इसको भी। क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटिक है इसलिए ये शब्द लिखा जाता है, और ये जर्मन लैंग्वेज की लैंग्वेज है। ठीक, पहले पानी में सड़ाया गया, पानी में सड़ाने के बाद वो छना, छनने के बाद वो साफ हुआ, साफ होकर के पोटेंसाइज रूप के लिए हमारे पास मटेरियल तैयार है। एक प्रोसेस होता है, एक अलग से हमने फिर एक मटेरियल निकाला, उसको एल्कोलाइज एक्सट्रैक्शन किया, फिर सेम प्रोसेस हुआ यहां पे, और फिर वो एल्कोलाइज एल्कोहल, इसमें अल्कोहल की जो मात्रा होती है 0.24 होती है। अब आप बताइए इसमें आप रेशियो 1:9 के अकॉर्डिंग अल्कोहल मिलाते हैं तो परसेंटेज क्या है, 9 है। जबकि यहां परसेंटेज क्या निकल के आ रहा है, वो ये जो निकल के आ रहा है ये प्लांट है, प्लांट का है, प्लांट के बेस से निकला हुआ एक्सट्रैक्ट का अल्कोहल पावर है। जबकि आप इसमें मिला रहे हैं तो पहला तो आप मिला रहे हैं, उसको क्या मिला रहे हैं, 90 वॉल्यूम वेट पर वॉल्यूम का अल्कोहल मिला रहे हैं आप इसमें क्योंकि आप जिसे लेके आते हैं लैक्टिस 30 बोल करके, वो प्योर अल्कोहल है 1:90 का। तो जब आप ये अल्कोहल मिला रहे हैं तो 90% आप अल्कोहल डाल रहे हैं। अगर 100 ml मेडिसिन मिला रहे हैं, 1 ml भी मिला रहे हैं तो 9% अल्कोहल डाल रहे हैं, जो कि मानक वैल्यू 7 के अपोजिट जा रहा है, ज्यादा जा रहा है। अब जब बात हम एल्कोलाइज एक्सट्रैक्ट निकल के हमको प्राप्त हो गया, छन करके बाहर हमको मिल गया, और उसका वैल्यू जो है वो 0.24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इन दोनों को, ये जो है ये 1:99 पे जाके आता है, और ये भी 1:99 पे जाकर के आता है, और ये दोनों का मिलान होता है, ये और ये दोनों निकल के आते हैं यहां, और ये आपको 1:1 का मिलान होता है, और तब ये टूटता है 1:9 में एक बार, और इसको हम बोलते हैं D3 बेस। ये डिस्टिलेशन 1, ये डिस्टिलेशन 2, और ये डिस्टिलेशन 3। और जब पानी कभी भी भाप में जाएगा, हीटिंग प्रोसेस हो रहा था, एक कोल्ड प्रोसेस, एक हॉट प्रोसेस। हॉट प्रोसेस में भी अगर निकलेगा तो भाप का कलर नहीं होगा, यहां पे भी कलर जो होगा वो धुंधला हो जाएगा, एकदम मटमैला हो जाएगा, एकदम हल्का। इसमें आपको कलर मिलेगा लाल, पीला, नीला, हरा। तो ये तो आपको मदर टिंचर में कलर होता है जी। दवाई जो भाप आप कर देंगे, आप घर में तुलसी का पत्ता ले लीजिए, आप हरा रंग का साग सब्जी आता है बहुत सारा, उसको आप उबालिए, तो उसके अंदर जब उबलेगा और उसके उबलने के बाद जो उसका भाप निकलेगा वो कलर लेस होगा।
जबकि आपको क्रूड स्पैजरिक में जो मिल रहा है वो कलरलेस नहीं है, मतलब यह हानिकारक हो सकता है। इस प्रोसेस पे जाइए, ये प्रोसेस पुराना है, मेटी जी के जमाने का है, क्राउस जी के द्वारा शायद इसको वेरीफाई किया गया था। क्राउस पाई इक्वल टू D3 डिस्टिलेशन 3, और इस डिस्टिलेशन 3 के बाद आता है प्रोसेस डायलूशंस का, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसे मैं मिटा दूंगा अभी तत्काल में, और फिर बात होगी डायलूशंस के ऊपर। इसका नेक्स्ट वीडियो होगा। और ये क्लास जो है ये इलेक्ट्रोहोमोपैथी की नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी के तहत फार्मेसी की जा रही है, क्लिनिकल फार्मेसी। इसको मैं मिटा देता हूं। तो आप लोगों को अभी पता चल गया होगा कि मेडिसिन जो प्राप्त होता है वो कौन से सोर्सेस से होता है। सोर्सेस मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा। होल प्लांट्स, आप देखे होंगे अगर इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 1 आपने पढ़ा होगा, तो इस पुस्तक के अंदर मैंने प्लांट्स के बारे में लिखा था, और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के ऊपर ये बुक थी, रियल ट्रायल प्रैक्टिकल बुक थी ये, जो कि मेरे क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर मैंने लिखा था। संपूर्ण पौधा होल प्लांट्स, बार्क जिसको हम छाले कहते हैं, जड़ जिसे हम रूट कहते हैं, तना और डालियां जो होती हैं वो जिसे हम स्टीम्स कहते हैं, पत्तियां जो लीव्स कहलाती हैं ये हरी होनी चाहिए, सूखी नहीं होनी चाहिए, फूल जो ताजा होने चाहिए, सूखे नहीं होने चाहिए, फल जो कि ताजा होने चाहिए, सूखे नहीं होने चाहिए, फूल जो ताजा होने चाहिए, सूखे नहीं होने चाहिए, फ्रूट्स फल जो कि ताजा होने चाहिए, सूखे नहीं होने चाहिए, बीज जो हैं वो सूखी नहीं होंगी, बट जैसे आम हुआ, आम हमने खाया, खाने के बाद उसकी गुठली फोड़ करके ताजा उसका जो गुठली होती है, गुठली के अंदर एक गुठली होती है, उस गुठली को निकाला जाता है। तो उसी तरीके से जो भी हम गुठली प्राप्त करते हैं वो ताजी होनी चाहिए, सूखी और बरसों बरस पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो उसके अंदर जो मेडिसिन बनेगी उसको आपको बहुत हायर डायलूशंस पे जाके 10,000 जैसे पावर पे जाकर के काम करना पड़ेगा। यह आपकी मजबूरी होगी उन फार्मेसी वालों के कारण, या बोलना चाहिए कुछ चालबाज भी हैं जिसको मदर टिंचर ले लेते हैं होम्योपैथी का और मिला करके और DX3 बना करके वो डायलूशन 3 बोल करके आपको देते हैं, और वो डायलूशन 3 एक्चुअल में नहीं होता है। वो अगर हम बात करें तो वो होम्योपैथी के टिंचर से बना हुआ DX3 होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी के डायलूशन 3 की संज्ञा या D3 की संज्ञा नहीं दे सकते। ठीक है, इसी प्रकार से गुठलियां होती हैं जिसे हम नट्स कहते हैं, फुनगी होती है। फुनगी दैट मीन्स क्या, कोई ऐसा पौधा जिसका सबसे ऊपर का जो छोटा छोटा फुनगी है, या बोल सकते हैं उसमें जो प्लांट्स के जो पत्तों के बीच में फंगस हो, वैसे फंगस को हम फुनगी का नाम देते हैं। गोंद, जैसे आप देखे होंगे बबूल है, तो बबूल को आप काटेंगे तो उसमें से गोंद कुछ दिन के बाद निकल जाता है, तो उस जैसे वो गोंद है उसी प्रकार से हमारे इलेक्ट्रोहोमोपैथी के भी प्लांट्स के अंदर से कुछ गोंद निकाले जाते हैं। उन गोंद को 10 डिग्री टेम्परेचर पे कोल्ड फर्मेंटेशन किया जाता है। हॉट फर्मेंटेशन करेंगे तो खराब हो जाएगा वो, तो वहां कोल्ड फर्मेंटेशन उसको किया जाता है, और उस कोल्ड फर्मेंटेशन को रीयूनाइट करना जरूरी होता है। अगर रीयूनाइट नहीं होगी तो मेडिसिन का पावर जो होगा वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटिक होगी। जबकि हम जो काम कर रहे हैं वो हम काम किस पे किए, इस मेथड पे हमने काम किया। जिनके साथ मैं काम करता हूं बड़े भैया, उन्होंने बोला कि भाई पोटेंसाइज रुक करके तो सभी लोग चल रहे हैं, तू कुछ नया कर। अब वो किस ख्याल में खोए थे भगवान मालिक है,
और उन्होंने मुझे बोला और मैंने इस डाइल्यूट रूप विस मेथड का निर्माण किया। और उसी के तहत हम जो मेडिसिन बनाते हैं उसको हम सीरियल डाइल्यूशंस भी बना सकते हैं और जंपिंग डाइल्यूशंस भी बना सकते हैं। 1 नंबर लेकर D1 लेकर के हम D10 तक बना सकते हैं, D2 लेकर के हम D10 तक बना सकते हैं। इस तरीके से सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को उजागर करूंगा इस नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी की 25वीं क्लास में। यह 25वीं क्लास रनिंग है अभी, है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और नेक्स्ट एक वीडियो डालने जा रहा हूं जिसके ऊपर आपके डाइल्यूशंस के जितने भी डाटा हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं। कई लोगों को आपने सुना होगा कि जो क्रूड बेचते हैं ये उन लालचियों लोगों का है लेखा जोखा। अब कल तो जो होना है सो होगा, बट मैं बताने में चूक नहीं करूंगा। क्रूड स्पैजरिक सुना होगा आपने नाम। मैं बोलता हूं क्रूड स्पैजरिक D3 बेस, दोनों एक ही चीज होता है। रीयूनाइट, रिकॉम्बिनेशन, रिकोहोबेशन, ओरिजिनल, स्पैजरिक। ये आप लोगों के सामने मैंने जरूरी समझा रखना, इसलिए जरूरी समझा कि यहां ठगी आपके साथ हो रही है। कहां क्या हो रही है आपको मालूम होना चाहिए, ताकि मेडिसिन जब आप बनाएं तो आपको मालूम हो कि जो आप बना रहे हैं वो एक्चुअल डाइल्यूशन है या आप क्रूड स्पैजरिक बोल के ठगी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। क्यों? हमने जब रीयूनाइट किया, दो चीजों को आपस में मिलाया, तो उसको हम बोलते हैं रीयूनाइट। या दो चीजों को हमने मिलाया उसको हम बोलते हैं रिकंबाइन। या दो चीजों जो एक कोल्ड था और एक हॉट था, कोहोबेशन थी, उसको हमने जब आपस में मिलाया तो हम उसको भी कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। और जब हम ट्रांसम्यूट किए, मतलब दो चीजों को आपस में मिलाए, तो भी हम कहते हैं ट्रांसम्यूट। किस चीज का ट्रांसम्यूट किए? हर्ब के ओरिजिनल स्पैजरिक का किए, तो हम लिखते हैं ट्रांसम्यूटेड हर्ब ओरिजिनल स्पैजरिक। क्लियर है ये? अब इसके आगे हम बढ़ते हैं डाइल्यूशंस के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, डाइल्यूशंस को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। और कई लोगों के आप मुंह से सुने होंगे कि ये क्रूड स्पैजरिक है, जबकि होम्योपैथी के अंदर अगर आप DX1, DX2, DX3 और ये DX10 तक आप जाते हैं तो आपको पर टाइम सीरियल डाइल्यूशंस का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पार्ट ऑफ एल्कोहल डाला है वो 9 है और इसका वॉल्यूम वेट जो है वो 90 है। अगर हम बात कर रहे हैं 30 लीटर्स की, तो ये 4th डाइल्यूशन ऑफ एल्कोहल कहलाती है। 4th डाइल्यूशन ऑफ एल्कोहल कहलाती है। तो जब आप 4th डाइल्यूशन ऑफ एल्कोहल को लेकर के 1:9 के अकॉर्डिंग एल्कोहल वाली मेडिसिन के ऊपर जा रहे हैं, तो डाइल्यूशन आप नहीं बना रहे हैं, आप बना रहे हैं होम्योपैथी के DX1, DX2, DX3 और वो उसी सीरीज से DX10। तो इसमें क्या होता है वो पहले आप समझ लीजिए, जरूरी क्यों है। हम जब DX1 बनाते हैं तो ये कॉन्सेंट्रेटिक होता है। हम जब DX2 बनाते हैं तो ये इससे 100 गुना कमजोर होता है। जब हम DX3 बनाते हैं तो ये बनता है, ये सारे X है ना, आप डाइल्यूशन वाले मत समझिएगा। ये जब बनता है तो ये 1000 होता है। और जब हम बात करते हैं DX4 की, तो ये DX4 जो होता है ये 1,00,000 पावर होता है, 1C कह सकते हैं आप इसको। और ये DX4 ये इसलिए होता है क्योंकि ये अल्कोहल में होता है, प्योर अल्कोहल बेस होता है। अगर अल्कोहल के पार्ट को हम अगर देखेंगे
तो 100 ml जब आप जा रहे हैं तो 100 के लिए आपको 90 ml आप लोग DW लेते हैं और उसी में आप लोग मिला देते हैं 10 ml किस चीज का, इस नकली वाले पार्ट का। क्योंकि ये अपने सिस्टम ऑफ मेडिसिन का नहीं है, ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन का क्या है, क्रूड दैट मीन्स कच्चा। कच्चा किस चीज में होता है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कच्चा और पक्का देखे हैं क्या आप लोग? डिस्टिलेशन, डिस्टिल वाटर लेते हैं उसमें अपन मिलाते हैं, वो डिस्टिलेशन किया गया है, मतलब वाष्पीकृत किया जा चुका है। अब ये चीज जो है ये मदर टिंचर का पार्ट है, और मदर टिंचर के जो पार्ट में होता है DX1, DX2, DX3, DX4, ये कोहोबेशन है, रीयूनाइट नहीं है। और अगर इसको लेकर के जाएंगे तो आपको DX5 से लेकर के और DX10 तक जाने के लिए आप 5, 6, 7, 8, 9 और 10 क्या बन रहा है वो देखिए। इसको आपने माना डाइल्यूशन थर्ड, ठीक, इसको आपने माना D1, इसको माना D2, इसको माना D3, इसको माना D4, इसको माना D5 और ये माना आपने D6। सच्ची सच्ची बताइएगा इसके आगे आप 7वां 8वां 9वां 10वां काहे नहीं तोड़ते हैं? डाइल्यूशन तो हम जब पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे D1 से लेकर के और D10 तक के डाइल्यूशंस होते हैं और इसी से प्रैक्टिस किया जाता है। और कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, जो लोग क्रूड बेचते हैं ना, उन लोग अक्सर बोलते हैं, जबकि जो क्रूड स्पैजरिक बोल करके आप लोगों को मामू बनाते हैं और आप लोग आसानी से बनते भी रहते हैं, पता नहीं क्या है, पता नहीं जो भी है, बट यहां आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अभी। और क्यों जरूरी हुआ बताना, और क्यों मैं बोल रहा हूं कि हम जब बात करते हैं D1 से लेकर के D10 तक, तो हम क्यों बोलते हैं D1 से D10 तक? 10वां पार्ट जो है वो D1 से जब हम 1:9 के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमको D1 से जब भी हम कोई चीज को बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, D1 से हम बना रहे हैं 1:9 के अकॉर्डिंग, तो हमारा D2 जो होगा वो होगा, ये होगा 1/10, ये होगा 1/100, D3 जो हुआ वो 1/1000 और ये बस इतना ही रहता है। और इतना ही रहता है मतलब ये एक्यूट फॉर्म का हुआ। ये देखिए यहां लिखा है मैंने D1 पॉजिटिव, ठीक है, D2 न्यूट्रल, D3 नेगेटिव। तो किस चीज में लिखा है मैंने? एक्यूट के लिए लिखा है। अगर मैं इसको बोलूं कि ये क्रूड है, क्रूड है इसको बोलूं अगर इसको, तो क्या होगा, आप जब मेडिसिन को तोड़ेंगे तो पहला आपने ये जो D1 को मैंने बोला जब क्रूड है, क्रूड बोल करके आपको D1 टिका दिया गया और यहां बोला गया क्योंकि आपको MT की जो मदर टिंचर की जो मेडिसिन होती है उसको आपको DX4 ला करके ही तब प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो अगर आपको दिया गया मेडिसिन डाइल्यूशन 1 D1 और वहां बोला गया कि इसको आप तोड़ो D2, मतलब आपने तोड़ा इसको क्या 1/100 से ही तो तोड़ोगे इसको, क्या करोगे? और इसमें स्ट्रोक क्या मारोगे? 100 ही तो मारोगे, 100, 105, 110, 115। क्यों? क्योंकि स्ट्रोक जब हम मार रहे हैं तो हो सकता है कि हम काउंट ज्यादा गिन गए 5-7 और हमारी जो स्ट्रोकिंग थी वो 100 के अंदर ही रह गई। इसलिए कहा जाता है कि जब 1/100 लिखा जा रहा हो तो उसको D2 कहा जाता है। सीरियल डाइल्यूशंस का पेपर आप लोग नेट पे डालिएगा, सीरियल डाइल्यूशंस पेपर बायो लाइफ केयर, ये आपका 1851 में पब्लिश हुआ था पेपर और शायद ये मेटी जी के जमाने का है। तो आप चाहें तो आप सीरियल डाइल्यूशन मारेंगे तो आपको 1/10 इक्वल टू D1, 1/100 इक्वल टू D2 और 1/1000 इक्वल टू D3 होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेटी जी के जमाने का जो पेपर है वो कह रहा है सीरियल डाइल्यूशंस के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं D1 आपको कोई व्यक्ति D1 आपको बोल करके क्रूड नाम से दे दिया तो आप इसका जब डाइल्यूशन बनाएंगे तो जो चौथा बनेगा उसको तो आप तीसरा ही गिनेंगे ना। आपने भाई D1 लिया जिसको आपने ये है क्रूड बोल करके आपको दिया गया,
आपको क्रूड बोल करके किसी व्यक्ति ने आपको बोला कि भाई ये क्रूड है और आप रख लो इसको, आपने ले लिया हंसी खुशी, क्या भाई तो मेरे को डायल्यूशन थर्ड तक तो बनाने के लिए मिलेगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये क्रूड और जो D3 डिस्टिलेशन 3 है वो दोनों एक होता है, कैसे होता है वो भी बताऊंगा। बट यहां पे ये जानना जरूरी है कि अगर मैं इसको D1 को कोई क्रूड आपको बोल के दे दिया और तब आप उसका डायल्यूशंस बना रहे हैं, तो D1 जब बनाएंगे तो ये बनेगा 10, जबकि आप बना क्या रहे हैं, स्ट्रोक कर क्या रहे हैं 100। क्या पाए आपने, D1 को क्रूड बोल करके आपको दे दिया गया और वहां से जब आपने फर्स्ट तोड़ा तो 1/100 मतलब आपको 100 स्ट्रोक मारना पड़ेगा। D2 के लिए 1000 स्ट्रोक जो कि मशीन के द्वारा होता है, 80 सेकेंड में यह मशीन इसको करके देती है। और जब यही चीज आप थर्ड की बात करेंगे तो 1/1000 होता है, इसको हम DX4 कहते हैं। यह DX4 इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको जिसको क्रूड बोल के दिया गया वो था एक्चुअल में D1, और यहां से आप जब तोड़ेंगे इस मदर टिंचर वाले पार्ट से बने हुए मेडिसिन को तो आपको 4 तक जाना था। अब आपको इसको क्रूड बोल करके दिया गया तो आप जिसको 1 मान रहे हैं ये एक्चुअल में तो D2 है। और मैं सारे मेडिसिन के ऊपर बोलता हूं कि जहां पे लगता है हाइड्रोनेफ्रोसिस है, जहां पे लगता है नेफ्राइटिस है, जहां पे लगता है कि डीजेनरेटिव है, सारे जगह पे आप मेडिसिन D2 को चला सकते हैं आंख मूंद के, कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? D2 न्यूट्रल होता है। D1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर मैं बोलता हूं कि एक्जिमा होगा और एक्जिमा में मैं D1 का डोज दे दूंगा, कॉन्सेंट्रेटिव पार्ट दे दूंगा, तो वो डिजीज हलवा टाइट कर देगा पेशेंट का और पेशेंट मार के डॉक्टर का मुंह का सब बराबर कर देगा। तो बात समझ लीजिए कि DX4 जो आपको मिल रहा है वो मदर टिंचर वाला है पार्ट, और वो कलरफुल होगा, कलरफुल होगा वो। जबकि डिस्टिलेशन आप घर में पालक उबालिएगा, पालक ग्रीन कलर का होता है। बैगन होगा, बैगन उबालिएगा, आप जब उसको कूचेंगे ना तो बैगन का कलर नहीं दिखेगा वो। या जब आप पालक को उबालिएगा ना तो हरा हरा आपको नहीं दिखेगा उसका भाप, उसका भाप दिखेगा पानी के कलर में। इसलिए जो हम डिस्टिलेशन 3 बनाते हैं वो, और क्रूड जो बनाते हैं वो, क्रूड दैट मीन्स कच्चा। किस चीज का कच्चा? आयुर्वेद का कच्चा पार्ट, कच्चा वहां आता है। और होम्योपैथी के अंदर बात करेंगे तो वो मदर टिंचर होता है जो कि कलर विभिन्न टाइप के डार्क डार्क कलर के जैसा दिखता है, और जैसा नहीं वो कलर ही होता है। चाहे तो आप अपने व्हाइट कलर का कपड़ा लीजिए और उसके ऊपर लगा के देख लीजिएगा कलर छोड़ता है कि नहीं। नाराजगी की बात नहीं थी, किसी ने बोला आज मुझे, तो मैंने बोला कि भाई मैं समझा ही देता हूं क्लास में, बेहतर होगा, सारे लोगों को पता भी चल जाएगा जो नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी में कार्य कर रहे हैं उनको। और अब बात आती है मेडिसिन का, एक पार्ट और बच गया है, उस पार्ट को भी मैं बता देता हूं। ये एक बुक है, शायद आप लोगों को याद होगा, मैं कुछ साल पहले 2018 या 19 में इस पुस्तक को लिखा था, 860 रुपए दाम रखा था और 560 रुपए में इस बुक को दिया था। इसमें एक मेमोरी कार्ड थी जिसमें 4613 डाटा था, रिपोर्ट्स थी डॉक्टरों के द्वारा, जो नारायण हर्बल स्पैजरिक परिवार में उन दिनों 134 डॉक्टर हुआ करते थे, उनके द्वारा भेजा हुआ रिपोर्ट का कॉपी था इस बुक में। और इसमें बकायदा लिखा हुआ था मेमोरी कार्ड पुस्तक के अंदर है। कहां पे था वो भी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। ये जो जगह देख रहे हैं ब्लैंक, इस जगह पे वो मेमोरी कार्ड चिपका हुआ था, आपके पास गया है। अगर जिन्होंने लिया है इस पुस्तक को, मैंने 500 पुस्तक छापी थी और उसके बाद मैंने आज तक नहीं छापी। ये पुस्तक मुझे 3 दिन पहले किसी ने दे के गया है, मांगा था मैंने इस पुस्तक को। और ठीक इसी प्रकार से द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस विथ 38 इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्पैजरिक मेट्रेमेडिका एक पुस्तक लिखने जा रहा हूं, जिसमें स्टेथोस्कोप के मैनुअल, अगर लंग्स में हम यहां चेक करते हैं तो जो साउंड मिलता है उसका क्या मीनिंग होगा और उस साउंड के अकॉर्डिंग मेडिसिन क्या होगी। अगर लंग्स को हम यहां चेक करते हैं और यहां चेक करने से हमको जो साउंड मिलता है उस साउंड का मीनिंग क्या होगा और उसमें मेडिसिन क्या होगी। इस तरीके से अभी तक कोई पुस्तक न तो लिखी गई है और शायद न लिखी जाए। दूसरी चीज होती है कि अगर हम स्टेथोस्कोप को यूज कर रहे हैं और स्टेथोस्कोप का माउथ पीस किसी कारण से खराब हो जाए, मैं 2 मिनट लूंगा आप सभी का।
मान लीजिए कि ये स्टेथोस्कोप है और काम करते करते ये टूट जाए या खुल जाए, तो आपको जो साउंड ऑफ वॉइस मिलेगा अंदर से वाइब्रेट होकर के, वो परफेक्ट नहीं मिलेगा। और जब परफेक्ट नहीं मिलेगा तो उसमें आप लोग अटकेंगे। तो उन सारी चीजों को मैनुअली कैसे उसको बनाया जाता है अगर बिगड़ जाए तो, ताकि कभी ऐसी नौबत आ जाए तो आप उसको सुधार सकें। बीपी ऑपरेटर के अंदर जो ड्रम होता है जिसमें मर्क्यूरी फिल होता है, अगर उसकी मर्क्यूरी कम हो जाए तो भी बीपी में जो एवरेज मेजरिंग देता है उसमें गड़बड़ी आती है। उसका वाल्व खराब हो जाए तो हम कैसे काम करें, इस तरीके की जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो उन कंसेप्ट को लेकर के मैंने वहां कंसेप्ट को क्लियर किया इस पुस्तक में। ईसीजी को हम कैसे पढ़ें, उसकी आड़ी तिरछी लकीरों का मीनिंग क्या होता है, ताकि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो प्रैक्टिशनर हैं वो एक्चुअल में प्रैक्टिशनर बन सकें। ये ना हो कि हम भाई फला की मेडिसिन चला रहे हैं और हम फला की ही चलाएंगे। बिल्कुल चलाइए, आपका अपना व्यक्तिगत राय है, बट आपको मालूम होना चाहिए कि वो मेडिसिन कैसे बनी है, उसका एटिकोलॉजी क्या है, उसके टीएलसी क्या है, उसकी माइक्रोबियल टेस्टिंग रिपोर्ट क्या है, उसकी एचपीएलसी अगर हुई है तो उसकी एचपीएलसी क्या है, वो आपको मालूम होना चाहिए। और अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है और खाली ये बोले कि मेरे पास तो जीएसटी है, तो भैया जीएसटी आपके पास है तो आप क्या आलू प्याज बेच रहे हैं? आप दवाई बेच रहे हैं, और दवाई बेचने के लिए आपको कम से कम उस दवाई का माइक्रोबियल टेस्टिंग तो होनी चाहिए, टीएलसी तो होनी चाहिए, हैं? एचपीटीएलसी तो होनी चाहिए, एचपीएलसी तो होनी चाहिए, कुछ तो रहे कि खाली हम बोले भैया हम तो जीएसटी पटा रहे हैं इसलिए हम दवाई बेचेंगे। बिल्कुल बेचिए। हो सकता है भगवान सोया हो और अधिकारी भी सो रहे हों, बट कितने दिन सोएंगे? कभी तो नींद खुलेगी उनकी। जब नींद खुलेगी उस दिन अपने साथ साथ में उन चिकित्सकों का भी बेड़ा गर्क करवा दीजिएगा। तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम दूंगा। जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय आप सभी की।